दोस्तों नमस्कार। इसके पहले जो एक लेसन हमने किया था, लेसन 1, वो इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें इंग्लिश सीखनी है, किस तरीके से हमें इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज ये लेसन सेकंड है, जिसमें हम अब टाइटल में देख सकते हैं कैन का यूज़ करना सीखेंगे। कैन एक बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला शब्द है इंग्लिश में, और कैन का प्रयोग किया जाता है कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने के लिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी देश, कोई भी हो सकता है वहाँ पर। जब किसी की हम कैपेसिटी या एबिलिटी को बताना चाहते हैं या किसी के सामर्थ्य अथवा क्षमता को बताना चाहते हैं किसी संबंध में, तो हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं जो नोट में मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया हुआ है। यहाँ पे नोट में पहला पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस ओनली। कहने का मतलब ये है कि कैन का प्रयोग हमेशा कब किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। वर्तमान काल की बातों को बताने के लिए ही कैन का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में अगर क्षमता बताना है तो उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो आगे आने वाले लेसन में हम सीखेंगे। तो वर्तमान काल में जब किसी की क्षमता को हमको बताना होता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि डायरेक्टली आफ्टर कैन और कैन नॉट ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कैन अथवा कैन नॉट के बाद डायरेक्टली कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेन वर्ब जो भी होती हैं उनके 4 फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम गो की बात करें तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, गोइंग उसका फोर्थ फॉर्म हो गया। तो जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, उसी प्रकार से जिस भी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है कैन अथवा कैन नॉट के डायरेक्ट बाद में, तो उस वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, और दूसरा ये कि इसके बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा अगर डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आगे चल के। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। आगे प्रैक्टिस सेशन में भी हम रिवाइज़ करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि बात समझ में आए ताकि हम इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें, आज से ही प्रैक्टिस कर सकें। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है जब किसी वाक्य में किसी काम को करने का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सम पीपल कैन नॉट लर्न इंग्लिश, इसमें नॉट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया ये। अर्थात ये कि जब किसी सेंटेंस में किसी बात को नहीं करने का बोध होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आता है। चलिए पहले सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं, क्या बोल रहा है ये। वी कैन लर्न इंग्लिश, इसका मतलब है हम इंग्लिश सीख सकते हैं। जी हाँ, तो जो कैन शब्द है वो वी की कैपेसिटी बता रहा है, किस संबंध में? इंग्लिश को सीखने के संबंध में। तो इसमें काम क्या है? सीखना, जिसके लिए लर्न शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो कैन के डायरेक्ट बात क्योंकि हमने यूज़ किया है इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, दैट इज़ लर्न। समझ में आ रही है बात? वी कैन लर्न इंग्लिश, तो जिसकी कैपेसिटी बताना है पहले उस शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद कैन का प्रयोग करना है, फिर जिस काम के संबंध में कैपेसिटी बता रहे हैं वो काम आएगा उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश का प्रयोग किया गया। तो वी कैन लर्न इंग्लिश, हम क्या सीख सकते हैं? हम इंग्लिश सीख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, नेगेटिव बनाया हुआ है, इसमें नॉट का प्रयोग किया हुआ है। कई प्रकार से इसका यूज़ होता है, सभी हमको आना चाहिए। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सम पीपल कैन नॉट लर्न इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। अब इसमें क्योंकि कैपेसिटी के अभाव की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कैन के साथ हम नॉट का भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर कैपेसिटी बताना है तो केवल कैन का प्रयोग करेंगे, और अगर कैपेसिटी की कमी है या कैपेसिटी नहीं है ऐसा बताना है तो कैन के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। हालांकि उसके बाद भी अगर आप वर्ब देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग की जा रही है, दैट इज़ लर्न। कुछ लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, वही बात आपने यहाँ पे बताई। अब ये देखिए, आप ऊपर के जो 2 सेंटेंस हमने पढ़े हैं अभी या सीखे हैं, तो उसका अगर अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करें, एक सिंटैक्स बनाने का प्रयास करें, या सरल शब्दों में एक फार्मूला बनाएं कि सेंटेंस को अगर हमको एक फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या फार्मूला होगा? तो फार्मूला ये होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट अर्थात जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस देश की सामर्थ्य बताने का हम
प्रयास कर रहे हैं, पहले उससे संबंधित जो इंग्लिश में शब्द है उसको प्रयोग करना है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे आई, यू, वी, दे, या किसी का नाम। एक से ज़्यादा शब्दों का भी, जैसे सम पीपल इसमें सब्जेक्ट है, कुछ लोग। तो इसमें देखें आप 2 शब्द आ रहे हैं जो मिलके एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैन, और नेगेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट। इसके बाद जो भी काम को प्रयोग करना है इंग्लिश में, उसके लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसके फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, और अगर उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी है तो उसके पश्चात उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आगे अपन चलते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, कैन यू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ है क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो। फिर वो बोल रहा है कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो। अब इसमें 2 बातें समझने वाली। पहला ये कि प्रश्न भी जो है वो भी अफर्मेटिव है, नेगेटिव, दोनों प्रकार के हम बनाते हैं, और हमें दोनों ही प्रकार के आने चाहिए बनाने। और दूसरी बात समझने की है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैन पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, पहले सब्जेक्ट आ रहा था, बाद में कैन आ रहा था, जब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा। और जिस व्यक्ति के संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं, या जिस वस्तु के संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं उसकी क्षमता से संबंधित, वो व्यक्ति अथवा वस्तु, या दूसरे शब्दों में वो सब्जेक्ट कैन के बाद आएगा। बाकी उसके बाद जो भी वर्ब आएगी बिल्कुल पहले की जैसे फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, उसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है तो पहले कैन, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैन यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो। कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो। इन्हीं का स्ट्रक्चर इसमें नीचे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। दोस्तों इसमें एक बात समझने वाली ये है कि ये जो हमने प्रश्न की बात की, कैन यू टीच इंग्लिश या कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, इसमें एक बात समझने की है कि ये दोनों ही प्रकार के जो प्रश्न हैं इनका जो जवाब है वो हम हाँ या ना में देख सकते हैं। कैन यू टीच इंग्लिश, जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है सवाल, वो जवाब दे सकता है यस या नो। अगर वो पढ़ा सकता है तो बोल देगा यस आई कैन टीच, सिंपल यस बोलेगा तो भी काम हो जाएगा उसका। या सिंपल बोल देगा नो, मतलब आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, और उनका इस्तेमाल भी हम करते हैं, बहुत करते हैं। तो वो किस तरीके के होते हैं वो देखें अपन। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आम तौर पे ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो जिस शब्द से प्रारंभ होते हैं उन शब्दों के प्रारंभ में WH आता है मैक्सिमम केसेस में। इसलिए इस प्रकार की जो श्रेणी के क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस वो सवाल हैं, वो प्रश्न हैं जिनके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, जिनके जवाब के रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन्हें किस तरीके से हम बना सकते हैं कैन का प्रयोग करके, चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, समय बचे हमारा इसलिए मेरा प्रयास है पूरा। पहला आप देख सकते हैं हु कैन टीच इंग्लिश। अब इसमें सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही हम पूछ रहे हैं। हु कैन टीच इंग्लिश मतलब कौन इंग्लिश पढ़ा सकता है। अगर इसको थोड़ी और कंप्लीट करें हम, तो इसमें हम एक यू लगा दें, थोड़ी सी और समझ में जाएगी बात। हु कैन टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे यू लगा देते हैं, इंग्लिश बाद में। लास्ट में भी लगा सकते हैं यू, लेकिन फिर उसके लिए फिर टू भी लगाना पड़ेगा यू के पहले, तो इससे अच्छा अपन पहले यू लगा दें। हु कैन टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा सकता है। तो इसमें आप देखें स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे हमने सिंपल बनाए थे यस नो वाले जिसमें कैन पहले आ रहा था, इसी प्रकार से इसमें भी जो कैन है वो पहले ही आ रहा है, लेकिन कैन के पहले क्या आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है। जिस WH वर्ड का हम प्रयोग कर रहे हैं, सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो पहले हम WH वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद कैन आ रहा है। बस यही ध्यान रखना है।
जो भी बात हमको कहनी उससे संबंधित जो भी WH वर्ड है, हु है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, जो भी शब्द है वो पहले आएगा, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद फिर आगे की बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हु कैन टीच यू इंग्लिश, तो हु के साथ इस तरीके से प्रयोग होता है, पहले हु, फिर कैन, फिर जो भी वर्ब है वो, फिर आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उनका इस्तेमाल किया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी है, तो उसमें किस तरीके से इस्तेमाल होगा। वाई कैन आई नॉट लर्न इंग्लिश, किसी ने आपसे बोला कि तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो आप उत्तर में से बोल सकते हैं वाई कैन आई नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता हूँ। तो क्योंकि इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वाई। और उसके बाद हमने कैन पहले लगाया, सब्जेक्ट बाद में लगाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो कैन के बाद आता है, कैन के पहले नहीं आता है। कैन के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो यस नो वाला हो या WH वाला, इसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग कैन के बाद में ही करते हैं। वाई कैन आई नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता हूँ, तो पहले वाई, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, हालांकि वो WH से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही मांगता है तो इसको हम इसी श्रेणी में रखते हैं। इसमें हाउ का प्रयोग किए हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। फिर आप देख सकते हैं इसमें सब में स्ट्रक्चर वही है, पहले WH वर्ड या हाउ के केस में पहले हाउ आ जाएगा, उसके बाद फिर कैन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सो ऑन। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। वेयर कैन वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कहाँ सीख सकते हैं, मतलब किस स्थान पे सीख सकते हैं, कहाँ जाएं सीखने के लिए, कोई कोचिंग क्लास है, कोई स्कूल है, कहाँ जाएं, वो सवाल हम कर रहे हैं। वेयर कैन वी लर्न इंग्लिश। फिर आप देखिए व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, समय की बात कर रहे हैं अपन। वेयर मतलब प्लेस की बात कर रहे हैं, व्हेन मतलब समय की बात कर रहे हैं। व्हेन कैन वी गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए कब जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम व्हेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वॉट कैन यू डू फॉर योर नेशन, कई बार हम एक दूसरे से बोल देते हैं कि मैं देश के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। सामने वाला पूछ सकता है वॉट कैन यू डू फॉर योर नेशन, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या शब्द जो है उसके लिए अपन जब भी क्या का आंसर कुछ ऐसा कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पर हम वॉट का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए हमने वॉट का पहले प्रयोग किया। वॉट कैन यू डू फॉर योर नेशन, तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। वॉट कैन वी डू टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, वॉट का ही एक दूसरा सेंटेंस देखें, हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगेन क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक है, उसको पहले अपने लगाया, फिर कैन, फिर वी, उसके बाद वर्ब और उसके की आगे की बात टू लगाने के बाद इम्प्रूव, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। टू शब्द जो है वास्तव में वो यहाँ पर के लिए, जो हिंदी का एक वर्ड होता है के लिए, जो पर्पस बताता है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। फिर है whom कैन यू ट्रस्ट मोस्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, एक होता है who और एक होता है whom, कंफ्यूज मत होना इसमें। who अपन तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि कोई कौन व्यक्ति जो ये काम कर सकता है, और whom जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये यहाँ क्या पूछ रहे हैं, आप अपनी मुसीबत के समय पर किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। whom कैन यू ट्रस्ट मोस्ट, तुम किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुसीबत के समय में, डिफ़िकल्ट टाइम में, संकट के समय में। whom कैन यू ट्रस्ट मोस्ट, तो सब्जेक्ट तो आप ही हैं, क्योंकि ट्रस्ट कर कौन रहा है, वो आप कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हैं, बट किस पर कर सकते हैं मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए अपन whom का प्रयोग करते हैं, किस पर कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट है whose guidance can help us learn English, किसका मार्गदर्शन इंग्लिश सीखने में हमारी मदद कर सकता है। किसका जब हम बात करते हैं, किसका, किसकी, और उसके बाद कोई शब्द जरूर होता है, तो फिर हम यहाँ पर whose का प्रयोग करते हैं। किसका मार्गदर्शन हमारी मदद कर सकता है इंग्लिश सीखने में। whose guidance can help us
लर्न इंग्लिश। कुछ सेंटेंसेस को मैंने आपको समझने के लिए थोड़ी सी बनाया है, तो उसमें आप ये मत कंफ्यूज होना कि बहुत बड़े सेंटेंस हैं। अभी अपने को केवल सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। सब्जेक्ट है, कैन है, ऑब्जेक्ट है, और इतना पर्याप्त रहेगा। कैसे सेंटेंसेस को बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैंने आपको आज की क्लास में कैन का प्रयोग जो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं, यस नो वाले जो इंटरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक वो कैसे बनाते हैं, और WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। लगभग 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो हो, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत समय निकाल सकें इसको देखने के लिए, सीखने के लिए। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हैं तो आप आपकी क्यूरीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इन्हें रिस्पॉन्ड करूँ, और इनकी आप प्रैक्टिस पर्याप्त रूप में करें। जो भी चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं, आज आपने कैन सीखा है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे, प्रैक्टिस इनकी ज़रूर करें। एक इंग्लिश की बुक जो भी आपके पास अच्छी सी है, अगर नहीं है तो आप गूगल कर लें जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वर्ब की लिस्ट आप उसमें से निकाल लें, वर्ब जिसमें चारों फॉर्म में दी हुई हो। बेहतर होगा उसमें हिंदी में उसका अर्थ भी लिखा हो, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में बाकी शब्द आपके पास ऑलरेडी माइंड में हैं, आपको पता नहीं है। सब्जेक्ट आपके पास है, ऑब्जेक्ट आपके पास है, लेकिन जो आपको सीखना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश बिगिनिंग में इम्प्रूव करने के लिए, वो है वर्ब। और वर्ब के चारों फॉर्म हमको पता होने चाहिए। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, कहाँ पे थर्ड होता है, कहाँ पे फोर्थ होता है। तो वर्ब की लिस्ट आप निकाल लीजिए। फ़िलहाल क्योंकि हमने जो भी सीखा है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, तो उस लिस्ट में से देखिए कौन कौन से वर्ड हैं जिनको देखकर, जिनको समझकर आपके मन में कैन से संबंधित कोई विचार आता है जिसका प्रयोग आप कैन के साथ कर सकते हैं, तो वो आप बनाएं, कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप शेयर करें। ज़रूरत पड़ने पर इसी पर बेस्ड मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टी कितनी आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है तो मैं कैन के ऊपर ही पूरा एक प्रैक्टिस सेशन भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें उन लोगों के साथ भी जिनके लिए यूज़फुल हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब कभी भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल सके। बेल आइकन है, उसे आप दबा देंगे तो इंस्टेंटली आपको जानकारी मिल जाएगी। और आपको पसंद आया है तो लाइक तो आप करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।